मनी बाय विक्टर ब्लैकवुड। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां मेहनत ज्यादा होती है पर पैसा हमेशा किसी और के पास चला जाता है। सच बताऊं, यह किताब पैसे के बारे में नहीं है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन यहीं से सब साफ होना शुरू होता है। पैसा यहां सिर्फ एक आईना है जो आपकी आदतें, आपके डर और आपके खुद से किए गए झूठ दिखा देता है। आप सोच रहे होंगे, यार मैं तो ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी अटका क्यों हूं? और यही सवाल आपको इस किताब के पहले पन्ने से पकड़ लेता है। लेखक सीधा कहता है कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि वे कमाते कम हैं, बल्कि इसलिए कि वे पैसे के नियमों को भावनाओं से चलाते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब की पहली बड़ी चोट यहीं पड़ती है। हम पैसे को नैतिकता से जोड़ देते हैं। अच्छा इंसान हूं तो पैसा अपने आप आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि पैसा नैतिकता नहीं समझता, वह प्रोटोकॉल समझता है। लेखक एक लाइन लिखता है, मनी डज नॉट रिवॉर्ड मोरालिटी, इट रिवॉर्ड्स अलाइनमेंट। यह सिर्फ एक कोट नहीं है, यह आपकी आदत है। आसान हिंदी में समझें तो पैसा अच्छाई को नहीं, सही दिशा में लगे व्यवहार को पहचानता है। आप पूरे दिन सही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिस्टम गलत है तो परिणाम भी गलत ही आएगा। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। थोड़ा रुकिए, यह वह पॉइंट है जहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां आपको यह मानना पड़ेगा कि आपकी हालत के लिए कोई और नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। लेखक बार बार एक ही बात अलग कोण से रखता है। पैसे का खेल बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है। आप जितना बाहर की दुनिया को दोष देंगे, उतना अंदर का कंट्रोल खो देंगे। यह बात खतरनाक है, क्योंकि अगर यह सच है तो आपको बदलना पड़ेगा, और बदलना दर्द देता है। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी है जो हर महीने सैलरी के दिन दोस्तों को ट्रीट देता है। उसे लगता है, यार पैसे तो आते जाते रहते हैं, रिश्ते रहने चाहिए। महीने के आखिर में वही आदमी उधार मांगता है। लेखक यहां रुककर पूछता है, क्या आपने भी यही किया है? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी भविष्य की कीमत पर वर्तमान की तालियां खरीदी हैं? यह कोई चरित्र दोष नहीं, यह एक प्रोटोकॉल ब्रेक है। पैसा भविष्य की सुरक्षा को वर्तमान के दिखावे से ऊपर रखता है। जो यह नहीं समझता, वह हर महीने वही गलती दोहराता है। किताब आगे बढ़ती है और एक और गलत धारणा तोड़ती है, ज्यादा कमाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेखक कहता है, यह सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि अगर आपकी सोच वही है तो ज्यादा पैसा आपको ज्यादा तेजी से गिराएगा। यह लाइन आपको चुभेगी, इनकम एम्पलीफाइज बिहेवियर, इट डजंट करेक्ट इट। मतलब अगर आप अव्यवस्थित हैं तो ज्यादा पैसा आपको सुपर अव्यवस्थित बना देगा। अगर आप डर से फैसले लेते हैं तो ज्यादा पैसा आपको और डरपोक बना देगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी सोचा है, बस थोड़ी आमदनी बढ़ जाए फिर सब संभाल लूंगा। लेकिन क्या आपने संभाला? यहां लेखक एक मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आपने अपने पैसे के व्यवहार को ठीक किए बिना कमाई बढ़ाई, तो आपकी जिंदगी हमेशा रनवे पर ही रहेगी, उड़ान कभी नहीं भरेगी। आप दौड़ते रहेंगे, थकते रहेंगे और हर साल यही कहेंगे कि इस साल कुछ गड़बड़ हो गई। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, पर सच यही है। फिर किताब पैसे और समय के रिश्ते पर वार करती है। ज्यादातर लोग पैसे को समय से अलग समझते हैं। लेखक कहता है, यह सबसे बड़ी भूल है। पैसा समय का संकुचित रूप है। आपने जिस समय को कैसे इस्तेमाल किया, पैसा उसी का नतीजा है। अगर आपका समय दूसरों की प्राथमिकताओं पर खर्च हो रहा है तो आपका पैसा भी दूसरों के हाथ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं क्या करूं? यही लोग जल्दबाजी में कोई टिप ढूंढते हैं, लेकिन लेखक टिप नहीं देता, आईना देता है। वह कहता है, पहले यह मानिए कि आप अपना समय बेच रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आपने इसे मान लिया तो आपको अपने रोजमर्रा के फैसलों पर शक करना पड़ेगा। किताब का एक और कोट आता है, द पुअर आस्क हाउ मच, द वेल्थी आस्क हाउ लॉन्ग। इसे सरल हिंदी में समझिए, कंगाल सोचती है कितना मिलेगा, समझदार सोचता है कितने समय तक मिलेगा। आपने भी नौकरी चुनते समय क्या पूछा था? सैलरी कितनी है ना? यह कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहीं से खेल तय हो जाता है। अगर आपका पहला सवाल समय के बारे में नहीं है तो आपका भविष्य भी समय के हाथ में चला जाता है। अब लेखक भावनाओं को कंट्रोल में रखता है और फिर अचानक एक झटका देता है। वह कहता है, आप पैसे से नहीं डरते, आप अपनी औकात से डरते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि जब मौका आता है ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। निवेश, नया काम, नई स्किल सब जानते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि अगर फेल हुए तो बहाना नहीं बचेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी टाला है ना? यहां किताब एक छोटी जीत का रास्ता दिखाती है, लेकिन बहुत ईमानदारी से। आप लेखक कहता है, पहली जीत पैसा नहीं, कंट्रोल है। अपने खर्च पर कंट्रोल, अपने समय पर कंट्रोल, और सबसे मुश्किल अपने ईगो पर कंट्रोल। आप आज समझते हैं, कल आजमाते हैं, पर अटकते हैं। गलती होती है, फिर थोड़ा सुधार होता है, और तभी एक छोटी जीत मिलती है। आप पहली बार बिना दिखावे के ना कहते हैं। यह जीत छोटी लगती है, पर सिस्टम बदल देती है। लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है।
क्योंकि जैसे ही आप बदलना शुरू करते हैं, दुनिया आपको वापस खींचती है। दोस्त, परिवार, समाज सब कहते हैं, इतना सोचने की क्या जरूरत है? और अगर आप यह सुनकर रुक गए, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। सच बताऊं, अगर पहला हिस्सा आपको थोड़ा भारी लगा था, तो यह वाला और ज्यादा चुभेगा। क्योंकि अब किताब उस जगह हाथ डालती है जहां इंसान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, अपने फैसलों पर। लेखक यहां साफ कहता है कि पैसे की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी नहीं है, भ्रम है। और यह भ्रम बाहर से नहीं आता, यह आपके दिमाग के अंदर पनपता है। आप सोचते हैं आप रैशनल हैं, समझदार हैं, लेकिन जैसे ही पैसा सामने आता है, आपका दिमाग प्रिमिटिव मोड में चला जाता है। डर, लालच, तुलना, बस यही 3 बटन दबते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग फिसलते हैं। यहां एक लाइन आती है जो सुनने में साधारण है, लेकिन अंदर से जहरीली है। योर फाइनेंशियल डिसीजंस आर इमोशनल रिएक्शंस डिस्गाइज्ड एज लॉजिक। अब इसे आसान हिंदी में समझिए। आपके पैसे के फैसले तर्क नहीं होते, वे भावनात्मक प्रतिक्रिया होते हैं, जिन्हें आप बाद में तर्क का नाम दे देते हैं। आपने भी किया है। कोई चीज खरीदी, फिर खुद को समझाया कि जरूरी थी। कोई निवेश किया, फिर कहा लॉन्ग टर्म है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। और अगर आप इसे नहीं पहचानेंगे, तो हर बार वही चक्कर चलेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक यहीं आपको रोककर आईना दिखाता है। वह कहता है, गरीब सोच और अमीर सोच में फर्क पैसे का नहीं, फैसलों की देरी का होता है। गरीब सोच तुरंत राहत चाहती है, अमीर सोच देर से मिलने वाली शांति चुनती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं भी तो फ्यूचर के लिए सोचता हूं। सच में? ईमानदारी से बताइए, जब आखिरी बार आपने शॉर्ट टर्म खुशी छोड़कर लॉन्ग टर्म फायदा चुना था? कब किया था? यहां एक कहानी आती है। एक आदमी है जो हर महीने थोड़ा सा बचा लेता है। उसे लगता है वह डिसिप्लिन्ड है, लेकिन जैसे ही कोई लिमिटेड ऑफर दिखती है, वह टूट जाता है। फोन, बाइक, ट्रिप, हर बार वही बहाना, यार जिंदगी एक ही बार मिलती है। लेखक यहां चुप नहीं रहता। वह कहता है, यह वाक्य सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह आपको भविष्य से चोरी करने का लाइसेंस दे देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही लाइन बोली है ना? किताब यहां एक और भ्रम तोड़ती है, कंफर्ट का। लेखक कहता है, कंफर्ट गरीबी का सबसे सभ्य रूप है। यह लाइन आपको असहज करेगी, क्योंकि कंफर्ट बुरा नहीं लगता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंफर्ट सवाल पूछना बंद कर देता है। आप एक ऐसी जिंदगी में फंस जाते हैं जो बुरी नहीं है, बस बेहतर नहीं है। और यही ट्रैप है। आप कहते हैं चल रहा है, लेकिन सच यह है कि चल रहा है का मतलब होता है रुक गया है। अब एक मेंटल स्टेक खड़ा होता है। अगर आपने कंफर्ट को चुनौती नहीं दी, तो आप पूरी जिंदगी पोटेंशियल के नीचे जिएंगे। न पूरी तरह असफल, न कभी सफल, बस बीच में अटके हुए। यह बात डराती है, क्योंकि इसमें कोई ड्रामेटिक फेलियर नहीं होता, सब नॉर्मल दिखता है। और यही सबसे खतरनाक है। लेखक यहां पैसे और पहचान के रिश्ते पर वार करता है। वह कहता है, आप पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आपका पैसा आपकी पहचान चलाएगा, तो आप कभी आजाद नहीं होंगे। आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए फैसले लेंगे। महंगा फोन, बड़ी शादी, अननेसेसरी एमी, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि कोई आपको छोटा न समझे। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या गलत है इसमें? गलत यह है कि यह खेल कभी खत्म नहीं होता। कोई ना कोई आपसे बड़ा हमेशा रहेगा। यहां लेखक का एक कोट आता है, इफ योर स्पेंडिंग इज ड्रिवन बाय वैलिडेशन, योर वेल्थ विल ऑलवेज बी बोरोड। इसे सीधी हिंदी में समझिए, अगर आपका खर्च दूसरों की मंजूरी से चलता है, तो आपकी दौलत कभी आपकी नहीं होगी। आप बस उसे घुमा रहे होंगे। और इसे न मानने का नुकसान, आप हमेशा थके रहेंगे। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन सुकून नहीं आएगा। किताब आगे बढ़ती है और सेल्फ डिसेप्शन की बात करती है। लेखक कहता है, आप खुद को डिसिप्लिन समझते हैं क्योंकि आप बजट बनाते हैं, लेकिन बजट बनाना आसान है, फॉलो करना मुश्किल है। यहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आप एक्सेल में प्लान बनाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इमोशंस जीत जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार सोचा, इस महीने से सब ठीक, और फिर वही हुआ। यहां एक छोटा सा प्रैक्टिकल शिफ्ट बताया जाता है। लेखक कहता है, रूल्स मत बनाओ, फ्रिक्शन बनाओ। मतलब अपने गलत फैसलों को मुश्किल बनाओ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा स्लो करो। यह कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। आप आज समझते हैं, कल आजमाते हैं, पर फिर अटकते हैं, गलती होती है। लेकिन जब आप पहली बार इंपल्स को रोक लेते हैं, तब एक छोटी जीत मिलती है। और वह जीत आपको दिखाती है कि कंट्रोल पॉसिबल है। लेकिन यहीं एक नया खतरा पैदा होता है। जैसे ही आप कंट्रोल महसूस करते हैं, आपका ईगो जाग जाता है। आप सोचते हैं, अब तो मैं समझ गया। और यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग फिर गिरते हैं, क्योंकि पैसा ईगो को सबसे पहले पनिश करता है। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो एक सवाल आपको परेशान करना चाहिए। क्या आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है, या आपकी सोच का घमंड? क्योंकि अगर दूसरा सच है, तो आगे की बात सुनना और भी मुश्किल होने वाली है। अब जरा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब किताब उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग खुद को समझदार समझते हुए भी सबसे ज्यादा नासमझ साबित होते हैं, रिस्क के मामले में। सच बताऊं, ज्यादातर लोग रिस्क से डरते नहीं हैं, वे उसे समझते ही नहीं हैं। वे या तो उससे भागते हैं, या उस पर कूद पड़ते हैं। बीच का रास्ता जहां
असली पैसा बनता है वहीं खाली रहता है। लेखक यहाँ एक सीधी लेकिन असहज बात कहता है। आप सुरक्षित इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने रिस्क नहीं लिया, आप बस अनअवेयर हैं कि आप रोज कितना रिस्क ले रहे हैं। नौकरी में टिके रहना, एक ही स्किल पर निर्भर रहना, एक ही इनकम सोर्स पर जिंदा रहना, यह सब भी रिस्क है। फर्क बस इतना है कि यह स्लो रिस्क है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके आपको कमजोर करता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमने खुद को यही सिखाया है कि स्टेबिलिटी सुरक्षित होती है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर सेफ क्या है? यही सवाल आपको परेशान करना चाहिए। यहां एक लाइन आती है जो दिमाग हिला देती है, अवॉइडिंग रिस्क इज द रिस्कीएस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल। इसे आसान हिंदी में समझें, रिस्क से बचना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और इसे न मानने का नुकसान, आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बाहर से सुरक्षित दिखती है लेकिन अंदर से खोखली होती जाती है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार नया सीखने से टाला है सिर्फ इसलिए कि अभी ठीक चल रहा है। अब किताब रिस्क और अनसर्टनिटी के फर्क पर वार करती है। लेखक कहता है, रिस्क वो है जिसे आप समझते हैं, अनसर्टनिटी वो है जिसे आप इग्नोर करते हैं। ज्यादातर लोग अनसर्टनिटी को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वह अनकंफर्टेबल होती है। आप फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए आप प्रेजेंट में चिपक जाते हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी क्योंकि कंफर्ट का दूसरा नाम डिनायल है, और डिनायल लंबे समय में सबसे महंगा पड़ता है। एक कहानी आती है, एक आदमी है जो सालों से वही काम कर रहा है। हर साल सैलरी थोड़ी बढ़ती है लेकिन खर्च भी बढ़ जाते हैं। वह कहता है, यार रिस्क नहीं ले सकता, जिम्मेदारियां हैं। लेखक यहां चुप नहीं रहता। वह पूछता है, क्या जिम्मेदारियां सच में हैं या आप अपने डर को जिम्मेदारी का नाम दे रहे हैं? अब यह किरदार नहीं है, आप हैं। आपने भी यही कहा है ना? यहां एक मानसिक खतरा साफ दिखता है। अगर आपने डर को सही ठहराने के लिए तर्क बना लिए तो आप कभी इवॉल्व नहीं करेंगे। आप रैशनल दिखेंगे लेकिन स्टैग्नेंट रहेंगे। और स्टैग्नेशन पैसे की भाषा में मतलब होता है धीमी मौत। यह शब्द भारी है लेकिन सच है, क्योंकि पैसा ग्रोथ को पहचानता है, स्थिरता को नहीं। किताब आगे बढ़ती है और गैम्बलिंग बनाम कैलकुलेटेड रिस्क की बात करती है। लेखक साफ करता है, रिस्क लेना और जुआ खेलना अलग चीजें हैं। जुआ इमोशन से चलता है, रिस्क डेटर से। आपने भी स्टॉक मार्केट में या बिजनेस में किसी की सक्सेस देखकर कूदने का मन बनाया होगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने रिसर्च नहीं की, बस फोमो में कदम बढ़ाया, और जब नुकसान हुआ तो आपने कहा, रिस्क तो होता ही है। नहीं, यह रिस्क नहीं था, यह इग्नोरेंस थी। यहां एक कोट आता है, रिस्क विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज सेल्फ सबटाज। इसे सरल हिंदी में समझे बिना समझे लिया गया रिस्क खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने नुकसान को फेट या लक पर डाल देते हैं, और ऐसा करके वे सीखने का मौका खो देते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप वही गलती नए नाम के साथ दोहराते रहेंगे। अब किताब एक सतल लेकिन पावरफुल शिफ्ट दिखाती है। लेखक कहता है, छोटा रिस्क बार बार, बड़ा रिस्क एक बार से बेहतर है। यह सुनने में सिंपल है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि छोटे रिस्क में ईगो को क्रेडिट नहीं मिलता, कोई ताली नहीं बजाता, कोई आपको जीनियस नहीं कहता। लेकिन यही रास्ता आपको मजबूत बनाता है। आप आज समझते हैं, कल आजमाते हैं, पर अटकते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं, और जब पहली बार कोई छोटा रिस्क पे ऑफ करता है तब आपको एक छोटी जीत मिलती है। वह जीत आपको सिखाती है कि डर मैनेजेबल है, लेकिन यही ईगो फिर सिर उठाता है। आप सोचते हैं, अब तो मुझे समझ आ गया है, और यही लोग सबसे ज्यादा फिसलते हैं। लेखक चेतावनी देता है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। पैसा उस लाइन पर खड़े लोगों को पसंद नहीं करता। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, ईमानदारी से बताइए, आप रिस्क से इसलिए दूर हैं क्योंकि आपने उसे समझा है, या इसलिए क्योंकि आप खुद पर भरोसा नहीं करते? यह सवाल आपको चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि अगर दूसरा सच है तो असली काम पैसे का नहीं, आपकी सेल्फ ट्रस्ट का है। और यहीं से अगली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप खुद पर भरोसा बनाने की कोशिश करते हैं, एक चीज सामने आती है जिसे आपने सालों से अवॉइड किया है, वैल्यू। और अगर आपकी वैल्यू अनक्लियर है तो पैसा भी कभी क्लियर नहीं होगा। अब यहां रुकना मत, क्योंकि अगर आपने अब तक सिर्फ पैसे को प्रॉब्लम समझा था तो यह हिस्सा आपको दिखाएगा कि असली प्रॉब्लम आपकी वैल्यू है, और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेखक अब सीधे उस सवाल पर आता है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, आप वर्थ क्या हो? सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह सवाल पूछते ही नहीं। वे बस उम्मीद करते हैं कि दुनिया उन्हें कोई नंबर दे दे। सैलरी, पैकेज, रेट, लाइक, व्यू, यही उनकी पहचान बन जाती है, और यही खेल बिगड़ता है। किताब एक खतरनाक लाइन फेंकती है, मनी इज नॉट पेड फॉर एफर्ट, इट इज पेड फॉर वैल्यू परसीव्ड। इसे सरल हिंदी में समझिए, पैसा आपकी मेहनत के लिए नहीं, आपकी समझी गई कीमत के लिए मिलता है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर यह सच है तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। और इसे न मानने का नुकसान, आप पूरी जिंदगी में इतना करता हूं कहते रहेंगे और दुनिया कहेगी तो। यहां एक कहानी आती है, दो लोग हैं, एक ही कंपनी में एक ही घंटे काम करते हैं, एक की सैलरी दोगुनी है, दूसरा कहता है यह अनफेयर है। लेखक यहां रुककर पूछता है, क्या सच में अनफेयर है या उनकी वैल्यू अलग है? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है।
आपने भी किसी न किसी से खुद की तुलना की है और खुद को कमतर या शिकार महसूस किया है, लेकिन आपने कभी यह नहीं पूछा कि आप रिप्लेसेबल क्यों हैं। यह शब्द चुभेगा, रिप्लेसेबल, लेकिन लेखक जानबूझकर इसका इस्तेमाल करता है। वह कहता है जब तक आप रिप्लेसेबल हैं तब तक आप निगोशिएट नहीं कर रहे, आप बेग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या करूं, और यहीं लोग जल्दबाजी में कोई हैक ढूंढते हैं। लेकिन किताब हैक नहीं देती, वह डायरेक्शन देती है। वह कहती है पहले यह मानिए कि आपकी करंट वैल्यू लिमिटेड है। यह मानना ईगो को तोड़ता है, और ईगो टूटे बिना पैसा कभी नहीं टिकता। किताब वैल्यू को 3 लेयर्स में तोड़ती है, लेकिन बिना हेडिंग्स, बिना फ्रेमवर्क थोपे। वह बस यह दिखाती है कि लोग क्या देखते हैं, क्या समझते हैं और क्या महसूस करते हैं। आपकी स्किल सिर्फ शुरुआत है, असली खेल परसेप्शन का है। आप कितनी साफ तरह से अपनी वैल्यू दिखा पाते हैं। आपने भी शायद सोचा है मेरा काम खुद बोलेगा। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि काम कभी खुद नहीं बोलता, लोग बोलते हैं। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई और आपकी जगह बोलेगा। यहां एक मेंटल स्टेक साफ होता है। अगर आप अपनी वैल्यू आर्टिकुलेट नहीं कर पाए तो कोई और आपकी वैल्यू डिफाइन करेगा, और वह डेफिनेशन अक्सर आपके खिलाफ होगी। आप अंडरपेड रहेंगे, अंडर यूटिलाइज्ड रहेंगे और धीरे धीरे बिटर भी हो जाएंगे। ये बिजनेस बाहर नहीं दिखेगी, लेकिन आपके फैसलों में जहर बनकर घुलेगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। लेखक एक और कोट डालता है, द मार्केट डजंट केयर अबाउट योर पोटेंशियल, ओनली योर प्रूफ। इसे सीधी हिंदी में समझिए, बाजार आपकी संभावना नहीं देखता, वह सबूत देखता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग पोटेंशियल के नशे में जीते हैं। मेरे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन जब प्रूफ देने की बारी आती है तो एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप हमेशा ऑलमोस्ट देर में फंसे रहेंगे। अब एक छोटा सा शिफ्ट दिखता है। लेखक कहता है वैल्यू बढ़ाने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, सही जगह काम करना है। आपने भी शायद सोचा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट सब ठीक कर देगा, लेकिन अगर आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो तेज दौड़ना आपको सिर्फ जल्दी थका देगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी बिजी रहने को प्रोग्रेस समझा है। यहां एक छोटी जीत की झलक मिलती है। जब आप पहली बार अपनी वैल्यू को ऑनेस्टली असेस करते हैं तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द में क्लैरिटी भी होती है। आप समझते हैं कि कहां कमजोर हैं, कहां इरेलीवेंट हैं और कहां यूनिक हो सकते हैं। यह जीत छोटी है पर दिशा बदल देती है, लेकिन यहीं एक नया डर पैदा होता है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी वैल्यू साफ देखते हैं, आपको यह भी दिखता है कि आपने कितने साल उसे अवॉइड किया, और यह एहसास भारी होता है, गिल्ट आता है, रिग्रेट आता है, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या है, सवाल यह है क्या आप उसे बढ़ाने का दर्द झेलने को तैयार हैं। क्योंकि अगर नहीं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में जो आने वाला है वह आपकी सबसे प्रिय आदत को तोड़ने वाला है, आपका समय खर्च करने का तरीका। अब बात सीधी है, अगर आपकी वैल्यू पैसा खींचती है तो आपका समय तय करता है कि वह वैल्यू बनेगी या सट जाएगी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। सच बताऊं, लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं है, जबकि असल में उनके पास प्राथमिकताएं नहीं होती। लेखक यहां बहुत शांत लहजे में एक बात कहता है, लेकिन असर हथौड़े जैसा होता है। आपका समय वहीं जा रहा है जहां आपकी जिंदगी जा रही है, और अगर आपको अपनी जिंदगी पसंद नहीं तो घड़ी को दोष मत दीजिए। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आप भी कहते हैं यार पूरा दिन निकल जाता है, कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेखक यहां रुककर पूछता है पूरा दिन किसने निकाला? आपने। और आपने निकाला कहां? सोशल स्क्रॉल, छोटे छोटे काम, दूसरों की जरूरतें और अपनी थकान के बहाने में। यह सिर्फ कहानी नहीं है, आपकी आदत है। आपने भी रात को सोते समय सोचा है आज भी कुछ खास नहीं हुआ। किताब यहां टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करती, और यही इसे अलग बनाता है। लेखक कहता है टाइम मैनेज नहीं होता, डिसीजन मैनेज होते हैं। अगर आपके फैसले कमजोर हैं तो आपकी घड़ी बेकार है। आप प्लानर खरीद सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यह तय नहीं किया कि किस चीज के लिए ना कहना है तो आपका हां भी बेकार है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ना कहना आपको बुरा इंसान बना देता है, या कम से कम आपको ऐसा लगता है। यहां एक खतरनाक कोट आता है, एवरी येस टू डिस्ट्रैक्शन इज अ नो टू योर फ्यूचर। इसे सरल हिंदी में समझिए, हर डिस्ट्रैक्शन को दी गई हां आपके भविष्य को दी गई ना है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हार्मलेस लगती है, 5 मिनट, मिनट, लेकिन वही मिनट मिलकर साल बन जाते हैं, और साल मिलकर जिंदगी। इसे न मानने का नुकसान, आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि समय गया कहां। एक कहानी आती है, एक आदमी है जो कहता है कि वह सीखना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, लेकिन हर शाम वह थक गया हूं कहकर खुद को रिवॉर्ड देता है। सीरीज, वीडियो, बेवजह की बातें। लेखक यहां सीधा वार करता है, थकान का इलाज आराम नहीं, क्लैरिटी है। अगर आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं तो ऊर्जा खुद बनती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार टायर्ड होने को एक्सक्यूज बनाया है। यहां एक मेंटल स्टेक साफ है, अगर आपने अपने समय को कॉन्शियसली नहीं चुना तो कोई और चुन लेगा। कंपनी, दोस्त, एल्गोरिथम, समाज, सब।
और आप बस रिएक्ट करते रहेंगे। पैसा रिएक्शन से नहीं बनता, डायरेक्शन से बनता है। यह लाइन आपको रोककर सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग रिएक्ट ही कर रहे हैं। किताब आगे बढ़ती है और डीप वर्क बनाम बिजी वर्क की बात करती है, लेकिन बिना जागन के। लेखक कहता है, जो काम आपको अनकंफर्टेबल बनाता है वही काम आपको आगे ले जाता है, और जो काम आपको बिजी दिखाता है वही आपको वहीं रोकता है। आपने भी शायद पूरा दिन काम किया है, लेकिन दिन के अंत में कोई रियल प्रोग्रेस नहीं दिखी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी समझा है। यहां एक छोटी सी जीत का रास्ता दिखता है। लेखक कहता है, दिन में बस 1 घंटा ऐसा चुनिए जो आपकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ाए। बस एक। यह सुनने में आसान है, करने में नहीं, क्योंकि उस 1 घंटे में आपको खुद से बैठना पड़ेगा, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना वैलिडेशन। आप आज समझते हैं, कल आजमाते हैं, फिर अटकते हैं, तीसरे दिन फिर बहाना बनता है। लेकिन जिस दिन आप उस 1 घंटे को बचा लेते हैं, उस दिन कुछ बदलता है। आपको पहली बार लगता है, शायद मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन यहीं एक नया खतरा आता है। जैसे ही आप अपने समय पर कंट्रोल लेते हैं, लोग असहज होने लगते हैं। वे कहते हैं, आजकल बदल गए हो, और यह सुनकर आपका पुराना वर्जन वापस बुलाने की कोशिश की जाती है। सवाल यह नहीं है कि वे क्या कहेंगे, सवाल यह है, आप किसे खुश रखना चाहते हैं, अपने वर्तमान को या अपने भविष्य को? क्योंकि अगर आप अब भी अपना समय उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो आपको कंफर्टेबल रखती हैं, लेकिन वैल्यूएबल नहीं बनाती, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगले हिस्से में किताब उस झूठ को तोड़ने वाली है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है, कि ज्यादा मेहनत अपने आप ज्यादा पैसा ले आती है। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि यह हिस्सा आपके सबसे पवित्र विश्वास पर हमला करता है। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं। सच बताऊं, यही वाक्य सबसे ज्यादा लोगों को गरीब रखता है। लेखक यहां कोई चिल्लाहट नहीं करता, कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं। वह बस शांति से कहता है, मेहनत एक रिक्वायरमेंट है, एडवांटेज नहीं। और यह बात सुनते ही ज्यादातर लोग अंदर से रेजिस्ट करने लगते हैं, क्योंकि अगर मेहनत काफी नहीं है तो फिर हमने जो साल दिए उनका क्या? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। लेखक कहता है, हार्ड वर्क इज इनविजिबल अनलेस इट क्रिएट्स लीवरेज। आसान हिंदी में समझिए, मेहनत तब तक बेकार है जब तक वह आपको लीवरेज नहीं देती। लीवरेज मतलब ऐसा असर जो आपके बिना भी काम करे। और इसे न मानने का नुकसान, आप पूरी जिंदगी खुद को थकाते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि कोई आपको पहचान क्यों नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे, तो मेरी मेहनत गलत है? नहीं, लेकिन वह बंद सिस्टम में है। आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। एक दिन बीमार पड़े, पैसा बंद। छुट्टी ली, पैसा बंद। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी अपने आप को टाइम फॉर मनी वाले जाल में बांध रखा है, और फिर कहते हैं, यार लाइफ सेट नहीं हो पा रही। लेखक यहां एक बड़ा भ्रम तोड़ता है। ज्यादा घंटे काम करना बराबर ज्यादा वैल्यू नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो गर्व से कहते हैं कि वे दिन रात खटते हैं। लेकिन लेखक पूछता है, अगर घंटे ही पैसा बनाते तो मजदूर सबसे अमीर होते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ओवरटाइम को अचीवमेंट समझा है। एक कोट आता है जो सीधा चुभता है, एफर्ट विदाउट स्केल इज एग्जॉस्शन। इसे सरल हिंदी में समझिए, ऐसी मेहनत जो बढ़ नहीं सकती, वह सिर्फ थकान पैदा करती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि पैसा स्केल को पहचानता है। वही काम अगर 10 लोगों तक पहुंचे, 100 तक पहुंचे, 1000 तक पहुंचे, वही असली फर्क है। और अगर आपका काम सिर्फ आपके हाथों से ही हो सकता है, तो आपकी कमाई भी वहीं अटकी रहेगी। यहां एक कहानी आती है। एक आदमी है जो बहुत अच्छा काम करता है, सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सालों बाद भी वह वहीं है। वह कहता है, मेहनत का फल मिलता है। लेखक यहां रुककर पूछता है, कब और किसे? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी भरोसा किया है कि कोई ऊपर बैठा हिसाब रख रहा है, लेकिन पैसा भगवान नहीं है, वह नियमों पर चलता है। यहां एक मेंटल स्टेक साफ होता है। अगर आपने अपनी मेहनत को लीवरेज में नहीं बदला, तो आप हमेशा रिप्लेसेबल रहेंगे। कोई भी आपकी जगह ले सकता है, क्योंकि आप सिस्टम नहीं बना रहे, आप बस टास्क पूरे कर रहे हैं, और टास्क करने वाले बहुत हैं। यह बात डराती है, क्योंकि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बहाना नहीं बचता। किताब यहां लीवरेज के अलग अलग रूप दिखाती है, बिना उन्हें नाम दिए। नॉलेज जो बार बार इस्तेमाल हो सके, स्किल जो दूसरों के लिए काम आए, सिस्टम जो आपके बिना भी चले। लेखक बार बार एक ही इशारा करता है, अगर आपका काम आपकी मौजूदगी मांगता है तो आप आजाद नहीं हैं। आपने भी शायद सोचा है, अभी तो यही करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, कब तक? यहां एक छोटी जीत का रास्ता फिर दिखता है। आप पहली बार अपने काम को इस नजर से देखते हैं, क्या यह रिपीट हो सकता है? क्या यह मल्टीप्लाई हो सकता है? क्या यह किसी और के हाथों से भी हो सकता है? शुरुआत में जवाब नहीं होता है, और वही जवाब आपको चुभता है। लेकिन उसी चुभन से दिशा बनती है। आप एक छोटा बदलाव करते हैं, शायद डॉक्यूमेंटेशन, शायद टीचिंग, शायद ऑटोमेशन। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन फिर एक दिन दिखता है। आपका काम आपके बिना भी चल रहा है। यह जीत छोटी नहीं होती, यह माइंडसेट बदल देती है। लेकिन यहीं ईगो फिर फुसफुसाता है, मैं ही सब करूं तो सही रहता है,
और यही आवाज आपको फिर उसी जाल में खींचने की कोशिश करती है। लेखक चेतावनी देता है, कंट्रोल और ग्रोथ साथ साथ नहीं चलते, आपको एक चुनना पड़ेगा। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का, ईमानदारी से बताइए, क्या आप मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे लीवरेज बन रहा है, या इसलिए क्योंकि मेहनत करना आपको सुरक्षित महसूस कराता है? क्योंकि अगर दूसरा सच है तो आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है। अगला हिस्सा आपको बताएगा कि पैसा क्यों डिसिप्लिन से नहीं, आइडेंटिटी से चलता है, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। अब यहां कहानी थोड़ा और अंदर जाती है, क्योंकि अगर आपको अब तक लगा कि डिसिप्लिन से पैसा कंट्रोल होता है, तो यह हिस्सा आपको असहज कर देगा। लेखक साफ कहता है, पैसा डिसिप्लिन से नहीं, आइडेंटिटी से चलता है। और यह बात सुनते ही ज्यादातर लोग डिफेंड करने लगते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं बजट फॉलो करता हूं। सच बताऊं, डिसिप्लिन सिर्फ सरफेस है, असली ड्राइव अंदर की पहचान होती है। आप खुद को कौन मानते हैं? यह लाइन आपको रोक देगी। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर आइडेंटिटी। आसान हिंदी में समझिए, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप अपनी पहचान के स्तर तक गिर जाते हैं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि आप चाहें कितना भी प्लान बना लें, अगर अंदर से आप खुद को हमेशा स्ट्रगल करने वाला मानते हैं, तो आप अनजाने में वही फैसले लेंगे जो स्ट्रगल को जिंदा रखें। इसे न मानने का नुकसान, आप हर साल नए गोल्स बनाएंगे और हर साल वही कहानी दोहराएंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कहा है, मेरे जैसे लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। यह वाक्य सुनने में इनोसेंट लगता है, लेकिन यह आपकी आइडेंटिटी का जहर है। लेखक कहता है, आप जो खुद को कहते हैं, पैसा उसी पर भरोसा करता है। अगर आप खुद को रिस्क लेने वाला नहीं मानते, तो मौका आएगा भी तो आप पीछे हट जाएंगे और फिर कहेंगे, लक नहीं था। यहां एक कहानी आती है, एक आदमी है जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, लेकिन जैसे ही अकाउंट में अच्छी अमाउंट दिखती है, वह कोई बड़ी गलती कर देता है। कभी बेवजह खर्च, कभी खराब निवेश। लेखक पूछता है क्यों? क्योंकि उसका अंदर का सिस्टम मानता ही नहीं कि वह इतना पैसा रख सकता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद कंफर्ट जोन से बाहर जाते ही खुद को सबताज किया है। किताब यहां सेल्फ सबताज को बहुत साफ तरीके से समझाती है। लेखक कहता है, आप जानबूझकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप बस अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपकी पहचान संघर्ष से बनी है, तो शांति आपको अजीब लगेगी। आप अनकॉन्शियसली केओस ढूंढेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने कभी सोचा है कि जब सब ठीक होने लगता है तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो यह वही है। एक और कोट आता है, योर कंफर्ट जोन इज नॉट प्लेस, इट्स अ पर्सनैलिटी। इसे सीधी हिंदी में समझी, कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं, आपकी पर्सनैलिटी है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि एनवायरनमेंट बदलेगा तो वे बदल जाएंगे, नई नौकरी, नया शहर, नया बिजनेस। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी वही है, तो पैटर्न भी वही रहेगा। इसे न मानने का नुकसान, आप बार बार नया शुरू करेंगे, लेकिन कभी अलग नतीजा नहीं मिलेगा। यहां एक मेंटल स्टेक और गहरा होता है। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली रिडिफाइन नहीं किया, तो पैसा आते ही जाएगा। आप कभी रिच नहीं होंगे, सिर्फ टेम्परेरीली लकी होंगे। यह लाइन डराती है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, दुश्मन आप खुद हैं। किताब अब एक सतल रास्ता दिखाती है। लेखक कहता है, पहले बिहेवियर बदलने की कोशिश मत करो, आइडेंटिटी बदलो। यह सुनने में एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन वह इसे प्रैक्टिकल बनाता है। वह कहता है, हर छोटा फैसला एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बन रहे हैं। जब आप खर्च रोकते हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं बनते, आप उस इंसान के लिए वोट देते हैं जो फ्यूचर को महत्व देता है। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आप आज समझते हैं, कल एक छोटा फैसला लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद आता है, गलती होती है। लेकिन जैसे जैसे ये छोटे वोट जुड़ते हैं, कुछ बदलता है। आप पहली बार खुद को अलग तरह से देखना शुरू करते हैं। यह जीत क्वायत होती है, कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट होता है, और यहीं ईगो फिर चाल चलता है। आप सोचते हैं, अब मैं बदल गया हूं। लेखक चेतावनी देता है, आइडेंटिटी फ्रजाइल होती है, एक गलत फैसला और आप पुराने वर्जन में वापस फिसल सकते हैं। इसलिए विजिलेंस जरूरी है, प्राइड नहीं। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का, ईमानदारी से बताइए, आप किस कहानी में जी रहे हैं? मैं ऐसा ही हूं वाली कहानी में, या मैं ऐसा बन रहा हूं वाली कहानी में? क्योंकि अगर आपने पहली चुनी है, तो आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। अगला हिस्सा आपको दिखाएगा कि एनवायरनमेंट कैसे आपकी आइडेंटिटी को क्वाइटली हाईजैक करता है और आप उसे महसूस भी नहीं करते। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा चुपचाप वार करता है। यहां कोई जोरदार लाइन नहीं, कोई ड्रामेटिक मोड नहीं, बस एक सच्चाई जो धीरे धीरे आपकी पकड़ ढीली कर देती है। लेखक कहता है, आप जितना खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही एनवायरनमेंट आपको वापस खींच लेता है। और ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनके फैसले उनके नहीं हैं, उनके आसपास के सिस्टम के हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यह है कि आपकी जिंदगी आपकी विल पावर से नहीं, आपके आसपास के डिजाइन से चल रही है। आप सोचते हैं आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में क्यूज, रिमाइंडर्स, एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स आपको चला रहे होते हैं।
लेखक एक शांत लेकिन खतरनाक लाइन लिखता है, मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ वीकनेस, दे फेल बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट सेटिंग्स। इसे सरल हिंदी में समझे, लोग कमजोर नहीं होते, वे बस डिफॉल्ट मोड में जीते हैं। और डिफॉल्ट मोड रियली आपके पक्ष में होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी तय किया होगा कि इस महीने खर्च कम करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वही पुराने रास्ते, वही दुकानें, वही लोग, वही कॉन्वर्सेशंस देखते हैं, आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी महसूस किया है कि कुछ जगहों पर आप खुद को रोक ही नहीं पाते। किताब यहां एनवायरनमेंट को विलन नहीं बनाती, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट जरूर दिखाती है। लेखक कहता है, आपका एनवायरनमेंट आपको अच्छा या बुरा नहीं बनाता, वह बस आपको एम्पलीफाई करता है। अगर आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन है, एनवायरनमेंट उसे बढ़ा देगा। अगर क्लैरिटी है, एनवायरनमेंट उसे तेज कर देगा। सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि आपने खुद को किस दुनिया में रखा है। यहां एक मेंटल स्टेक उभरता है। अगर आपने अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन नहीं किया, तो आप हमेशा पीछे से धकेले जाते रहेंगे। आप सोचेंगे कि आप स्लो हैं, जबकि असल में आप रॉन्ग करंट में तैर रहे हैं। और गलत करंट में मेहनत करने से सिर्फ थकान मिलती है, दिशा नहीं। एक कहानी आती है, एक आदमी है जो जेन्युइनली बदलना चाहता है। वह सीखना चाहता है, बचत करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसके चारों तरफ वही लोग हैं जो हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। इतना सोचता है, अभी तो उम्र ही क्या है, पैसे के पीछे मत भाग। लेखक यहां पूछता है, क्या वे लोग बुरे हैं? नहीं, लेकिन क्या वे आपके फ्यूचर के लिए सही हैं? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जवाब रिश्तों तक पहुंच जाता है। यह लाइन चुभेगी, यू डोंट बिकम लाइक द पीपल यू एडमायर, यू बिकम लाइक द पीपल यू टॉलरेट। इसे सीधी हिंदी में समझिए, आप वैसे नहीं बनते जिन्हें आप पसंद करते हैं, आप वैसे बन जाते हैं जिन्हें आप रोज सहते हैं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि इन्फ्लुएंस लाउड नहीं होता, वह धीरे धीरे नॉर्मलाइज करता है। और जब तक आपको एहसास होता है, तब तक आपकी स्टैंडर्ड्स नीचे आ चुके होते हैं। यहां किताब एक सतल लेकिन पावरफुल शिफ्ट दिखाती है। लेखक कहता है, आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की जरूरत नहीं, आपको खुद को सही जगह रखने की जरूरत है। अगर डिसिप्लिन हर दिन लड़ाई है, तो डिजाइन गलत है। आपने भी शायद सोचा है, मुझ में ही कमी है। लेकिन क्या हो अगर कमी आप में नहीं, आपके सेटअप में हो? यह सिर्फ थियरी नहीं है। आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप कुछ नोटिफिकेशंस बंद करते हैं, कुछ लोगों से दूरी रखते हैं, कुछ जगहों पर जाना कम करते हैं। शुरुआत में खालीपन लगता है, फोमो आता है, आपको लगता है आप कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे एक अजीब सी शांति आती है। यह जीत क्वाइट होती है, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन आपका दिमाग करता है। और यहीं एक नया खतरा आता है। जैसे ही आप एनवायरनमेंट बदलते हैं, लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। वे पूछते हैं, सब ठीक तो है? क्योंकि आपकी ग्रोथ उनकी इनसिक्योरिटी को मिरा करती है। और यहीं ज्यादातर लोग गिल्ट में वापस फिसल जाते हैं। लेखक चेतावनी देता है, कंफर्ट दूसरों का हो सकता है, कॉस्ट आपको चुकानी पड़ती है। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का, ईमानदारी से बताइए, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको आगे धकेल रहा है या धीरे धीरे आपको वहीं रोक रहा है जहां आप हैं? क्योंकि अगर दूसरा सच है, तो अगला हिस्सा आपको एक और झटका देने वाला है। वहां किताब बताएगी कि गोल्स क्यों आपको आगे नहीं बढ़ाते और सिस्टम्स क्यों बढ़ाते हैं। और यह समझना आसान नहीं होगा। अब यहां ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि यह हिस्सा आपके उस भरोसे को तोड़ने वाला है जिस पर आपने सालों भरोसा किया है। गोल्स। आप सोचते हैं गोल बना लिया तो आधा काम हो गया। लेखक यहां बहुत शांति से, लगभग बेरहमी से कहता है, गोल्स आपको एक्साइट करते हैं, सिस्टम्स आपको बदलते हैं। और यही फर्क ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गोल्स आपको अच्छा महसूस कराते हैं। नया साल, नया टारगेट, नई शुरुआत। आप मोटिवेट होते हैं, कुछ दिन सब ठीक लगता है, फिर वही ढलान। लेखक पूछता है, अगर गोल्स इतने पावरफुल होते तो हर साल वही लोग वही गोल्स क्यों बनाते? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जवाब साफ है, प्रॉब्लम गोल्स में नहीं, अप्रोच में है। यहां एक लाइन आती है जो सीधी पहचान पर वार करती है, गोल्स सेट डायरेक्शन, सिस्टम्स डिसाइड डेस्टिनेशन। आसान हिंदी में समझे, गोल दिशा दिखाता है, सिस्टम तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि गोल फ्यूचर में रहता है, सिस्टम प्रेजेंट में, और जिंदगी हमेशा प्रेजेंट में जी जाती है। आप भविष्य के सपने देखते रहते हैं, लेकिन आज का रूटीन वही पुराना रहता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी सोचा है, बस यह साल निकल जाए, अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी फिटनेस गोल बनाया, सेविंग गोल बनाया, लर्निंग गोल बनाया। शुरुआत जोरदार, फिर धीरे धीरे स्किप, फिर गिल्ट, फिर छोड़ देना, और अंत में खुद को समझाना शायद अभी सही समय नहीं था। लेखक यहां साफ करता है, समय कभी सही नहीं होता, सिस्टम या तो सही होता है या नहीं। यहां एक मेंटल स्टेक और गहरा होता है। अगर आप गोल अचीवमेंट को ही सक्सेस मानते रहे, तो आप जिंदगी के ज्यादातर दिन असफल महसूस करेंगे, क्योंकि गोल कभी पूरा नहीं होता, वह शिफ्ट होता रहता है। और यह फीलिंग आपको अंदर से हॉलो बना देती है। आप दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं होते। किताब सिस्टम्स को कोई फैंसी नाम नहीं देती,
वह बस यह दिखाती है कि सिस्टम मतलब आप रोज क्या करते हैं जब कोई देख नहीं रहा, जब मोटिवेशन नहीं है, जब मूड नहीं है। लेखक कहता है, अगर आपका सिस्टम डिसिप्लिन पर टिका है तो वह टूटेगा, अगर वह फ्रिक्शन और ईज पर टिका है तो वह टिकेगा। यह बात सुनना आसान है, लागू करना नहीं। एक कहानी आती है। एक आदमी है जो इन्वेस्टमेंट सीखना चाहता है। उसने बुक्स खरीदी, कोर्सेज लिए, लेकिन रोज कुछ नहीं किया। वह हर महीने खुद से कहता है अगले हफ्ते से। लेखक पूछता है, क्या उसका गोल गलत था? नहीं, उसका सिस्टम एब्सेंट था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी सीखने को फ्यूचर में डाल दिया है। यहां एक कोट आता है, यू डोंट नीड बेटर गोल्स, यू नीड बेटर डिफॉल्ट्स। इसे सीधी हिंदी में समझिए, आपको बेहतर लक्ष्य नहीं, बेहतर डिफॉल्ट चाहिए। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि डिफॉल्ट वही होता है जो आप थकान में करते हैं। अगर थकान में आपका डिफॉल्ट डिस्ट्रैक्शन है तो आपका फ्यूचर भी वही होगा। इसे न मानने का नुकसान, आप हर बार खुद को दोष देंगे, सिस्टम को नहीं। अब किताब एक छोटा प्रैक्टिकल इंसाइट देती है, लेकिन सतल तरीके से। लेखक कहता है, अगर कोई चीज डेली नहीं हो सकती तो वह डेस्टिनी नहीं बदल सकती। बड़े जंप्स नहीं, छोटे रिपीट्स खेल जीतते हैं। आपने भी शायद सोचा है कि एक बड़ा फैसला सब बदल देगा, लेकिन असल में छोटे बोरिंग फैसले ज्यादा डेंजरस होते हैं, या ज्यादा पावरफुल। यहां एक छोटी जीत फिर दिखती है। आप पहली बार गोल को भूलकर प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। एक दिन, फिर दूसरा। कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप नोटिस करते हैं आप अलग रिएक्ट कर रहे हैं। पैसा, समय, डिस्ट्रैक्शंस, सब पर। यह जीत लाउड नहीं होती, लेकिन स्टेबल होती है। और यही ईगो फिर ट्रिक खेलता है। आप सोचते हैं, अब तो सिस्टम बन गया। लेखक चेतावनी देता है, सिस्टम्स मेंटेनेंस मांगते हैं, वर्शिप नहीं। एक हफ्ते की लापरवाही और डिफॉल्ट वापस आ जाता है। इसलिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का। ईमानदारी से बताइए, आप गोल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे आपको अच्छा महसूस कराते हैं, या सिस्टम्स इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वे बोरिंग हैं? क्योंकि अगर बॉदम से आप भाग रहे हैं तो आगे जो आने वाला है वह और भी अनकंफर्टेबल होगा। अगला हिस्सा बताएगा कि बॉदम से भागना कैसे आपको गरीब रखता है और आप इसे नाम भी नहीं दे पाते। अब यहां जरा रुकिए, क्योंकि यह हिस्सा उस दुश्मन पर बात करता है जिसे ज्यादातर लोग पहचानते ही नहीं, बॉदम। सच बताऊं, बॉदम से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, खासकर पैसे के मामले में। लेखक यहां बहुत सीधी बात कहता, हैग्री भी अक्सर एक्साइटमेंट की तलाश से पैदा होती है। यह लाइन सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आप सोच रहे होंगे, एक्साइटिंग होना तो अच्छा है, कौन बोरिंग जिंदगी चाहता है? लेकिन लेखक पूछता है, क्या आप एक्साइटमेंट चाहते हैं या एस्केप? क्योंकि जब डिसिप्लिन बोरिंग लगता है तब दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। जल्दी पैसा, तेज रिटर्न, नया मौका। यह वाला अलग है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी बोरिंग कंसिस्टेंसी को छोड़कर शाइनी ऑप्शन चुना है। यहां एक लाइन आती है जो अनकंफर्टेबल है, बॉर्डम इज द प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ। इसे आसान हिंदी में समझिए, लंबे समय की संपत्ति की कीमत बॉर्डम है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि असली वेल्थ फ्लैशी नहीं होती, वह धीरे बनती है। वही रूटीन, वही प्रोसेस, वही डिसिप्लिन। और दिमाग को यह पसंद नहीं आता। दिमाग नॉवल्टी चाहता है, और नॉवल्टी अक्सर आपको ट्रैक से उतार देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी जब चीजें चलने लगी तब कुछ नया करने का मन किया, इन्वेस्टमेंट ठीक चल रहा था, आपने एक्स्ट्रा रिस्क ले लिया, सेविंग स्टेबल थी, आपने लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया, क्योंकि स्टेबिलिटी बोरिंग लगने लगी। लेखक यहां सीधा कहता है, जो लोग बॉदम सहन नहीं कर पाते वे कभी रिच नहीं बनते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह सच है। यहां एक मेंटल स्टेक और साफ होता है। अगर आप बॉदम को दुश्मन मानते रहेंगे तो आप बार बार खुद की बनाई हुई प्रोग्रेस तोड़ेंगे। आप खुद ही रीसेट बटन दबाते रहेंगे और फिर कहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं होता, आप ऐसा करते हैं। किताब बॉर्डम और पेशेंस के रिश्ते को जोड़ती है। लेखक कहता है, पेशेंस कोई वर्च्यू नहीं, यह स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से आती है। अगर आपने कभी बॉर्डम में टिक कर कुछ किया ही नहीं तो पेशेंस आपसे दूर ही रहेगी, और पेशेंस के बिना पैसा सिर्फ आता जाता रहेगा, टिकेगा नहीं। एक कहानी आती है। एक आदमी है जिसने फाइनली अपना खर्च कंट्रोल कर लिया। कुछ महीने सब ठीक रहा, फिर उसे लगा अब तो मैं समझदार हो गया हूं। उसने खुद को रिवॉर्ड दिया, रिवॉर्ड धीरे धीरे हैबिट बन गया, और कुछ ही समय में वह वहीं लौट आया जहां से शुरू किया था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी मैं डिजर्व करता हूं कहकर खुद को डिरेल किया है। यहां एक कोट आता है, कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक स्टैग्नेशन टू एन इम्पेशेंट माइंड। इसे सीधी हिंदी में समझिए, जो दिमाग अधीर है उसे कंसिस्टेंसी स्टैग्नेशन लगती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि बाहर से देखने पर कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर कॉम्पाउंडिंग चल रही होती है, और कॉम्पाउंडिंग का मजा अंत में आता है, बीच में नहीं। अब किताब एक सतल लेकिन पावरफुल शिफ्ट दिखाती है। लेखक कहता है, अगर आप बॉर्डम को एनिमी से टीचर बना लें तो खेल बदल जाता है। बॉर्डम बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि गलत रास्ते हमेशा ड्रामा से भरे होते हैं। सही रास्ता अक्सर क्वाइट होता है। यह सुनने में पोएटिक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल है। आप आज बॉर्डम में बैठते हैं, फोन उठाने का मन करता है, आप नहीं उठाते, आप कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं।
यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट में सेल्फ कंट्रोल बनता है। पहली बार आपको लगता है मैं भाग नहीं रहा, यह छोटी जीत है, कोई नहीं देखता, लेकिन आप देखते हैं, और यहीं ईगो फिर विस्पर करता है, इतना बोरिंग क्यों? लेखक चेतावनी देता है, अगर आप एक्साइटमेंट को रिवॉर्ड मानते हैं तो बॉदम को पनिशमेंट समझेंगे, और पनिशमेंट से कोई लॉन्ग टर्म नहीं टिकता। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का, ईमानदारी से बताइए, क्या आप बॉदम से इसलिए भागते हैं क्योंकि वह आपको खालीपन दिखाता है? क्योंकि अगर आपने कभी बॉदम में बैठकर खुद को देखा तो शायद आपको अगला हिस्सा समझ आ जाएगा। वहां किताब बताएगी कि वेल्थ क्यों हैबिट्स से नहीं, स्टैंडर्ड से टिकती है, और यह सच और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। अब यहां मामला और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि यह हिस्सा हैबिट्स पर नहीं, स्टैंडर्ड्स पर चोट करता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी हैबिट्स उन्हें अमीर बना देंगी। लेखक यहां बहुत ठंडे दिमाग से कहता है, हैबिट्स आपको शुरू करवाती हैं, स्टैंडर्ड्स आपको टिकाए रखते हैं, और यही फर्क ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हैबिट्स पर काम करना आसान लगता है, ट्रैकर, रूटीन, चैलेंज। लेकिन स्टैंडर्ड्स, वे क्वाइटली फैसले बदलते हैं। स्टैंडर्ड्स यह तय करते हैं कि आप क्या टॉलरेट करते हैं और क्या नहीं। लेखक एक लाइन लिखता है जो सीधी रीढ़ में चुभती है, योर लाइफ इज द सम ऑफ व्हाट यू टॉलरेट। इसे सरल हिंदी में समझिए, आपकी जिंदगी उन चीजों का जोड़ है जिन्हें आप सहते रहते हैं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि लोग बुरी आदतें नहीं चुनते, वे बस कम स्टैंडर्ड्स स्वीकार कर लेते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी लेट पेमेंट टॉलरेट की है, किसी का डिसरिस्पेक्ट, अपने ही गोल्स को टालना, छोटी छोटी चीजें। आप कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हर कोई बात नहीं आपका स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे कर देता है, और पैसा लो स्टैंडर्ड्स से दूर भागता है। यहां एक मेंटल स्टेक बहुत साफ है, अगर आपके स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं हैं तो आपकी हैबिट्स भी टिकाऊ नहीं होंगी। आप कुछ समय डिसिप्लिन रखेंगे, फिर ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि अंदर कोई लाइन नहीं खींची है, कोई नॉन निगोशिएबल नहीं है, और जहां नॉन निगोशिएबल नहीं होते वहां निगोशिएशन हर दिन होती है। किताब यहां हैबिट्स और आइडेंटिटी को जोड़कर स्टैंडर्ड्स को बीच में रखती है। लेखक कहता है, हैबिट्स बदलना एफर्ट मांगता है, स्टैंडर्ड्स बदलना डिसीजन मांगता है। आपने भी देखा हो, जब कोई चीज सच में अनएक्सेप्टेबल लगने लगती है तो आप स्ट्रगल नहीं करते, आप बस नहीं करते। वही पावर स्टैंडर्ड्स की है। एक कहानी आती है, एक आदमी है जो बार बार ओवरस्पेंड करता है। वह हर बार खुद से वादा करता है अब नहीं, लेकिन अगली बार वही होता है। लेखक पूछता है, क्या उसे हैबिट की प्रॉब्लम है? नहीं, उसका स्टैंडर्ड हैक भी कभी चल जाता है, और यह कभी कभी ही उसे खा रहा है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी किसी न किसी चीज में चलता है बोला है। यहां एक कोट आता है, यू डोंट नीड मोर डिसिप्लिन, यू नीड फ्यूअर एक्सेप्शंस। इसे सीधी हिंदी में समझिए, आपको ज्यादा डिसिप्लिन नहीं चाहिए, आपको कम बहाने चाहिए। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि हर एक्सेप्शन आपके स्टैंडर्ड को डाइल्यूट करता है, और डाइल्यूटेड स्टैंडर्ड्स कभी वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। अब किताब एक क्वाइट लेकिन स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिखाती है। लेखक कहता है, वेल्थी लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं। उन्हें हर डिसीजन पर सोचना नहीं पड़ता, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती हैं। यह सुनने में स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन यही फ्रीडम देता है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं तो मेंटल एनर्जी बचती है। आप आज एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, छोटा सा, शायद मैं डेट पर लाइफस्टाइल नहीं बनाऊंगा, या मैं बिना समझे पैसा नहीं लगाऊंगा। शुरुआत में मुश्किल होती है, आपको खुद से लड़ना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आप पहली बार उस स्टैंडर्ड पर टिक जाते हैं, उस दिन कुछ बदलता है। आप खुद पर भरोसा महसूस करते हैं। यह जीत क्वायत होती है, लेकिन डीप होती है, और यहीं ईगो फिर चाल चलता है। आप सोचते हैं, मैं तो डिसिप्लिन्ड हूं। लेखक चेतावनी देता है, डिसिप्लिन फ्राजाइल होता है, स्टैंडर्ड्स मजबूत होते हैं। डिसिप्लिन मूड से टूट सकता है, स्टैंडर्ड नहीं। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का, ईमानदारी से बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए सह रखी हैं क्योंकि उन्हें बदलना अनकंफर्टेबल होगा? क्योंकि अगर आपने यह सवाल सच में पूछ लिया तो अगला हिस्सा और भी भारी होने वाला है। वहां किताब बताएगी कि कंफर्ट कैसे आपके स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे गिराता है, और आपको पता भी नहीं चलता। अब यहां बात और भी खामोश हो जाती है, क्योंकि यह हिस्सा किसी बुरी आदत, गलत फैसले या कम मेहनत की बात नहीं करता। यह उस चीज पर वार करता है जो बाहर से सबसे हार्मलेस दिखती है, कंफर्ट। सच बताऊं, कंफर्ट दुश्मन की तरह नहीं आता, वह दोस्त बनकर आता है, और यही उसकी सबसे खतरनाक चाल है। लेखक यहां बहुत धीरे से कहता है, कंफर्ट स्टैंडर्ड्स को एक झटके में नहीं गिराता, वह उन्हें मिलीमीटर बाय मिलीमीटर नीचे लाता है। आपको एहसास भी नहीं होता। आप कहते हैं बस आज, बस इस बार, बस थोड़ा सा, और यही बस आपकी पूरी लाइन को धुंधला कर देता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कंफर्ट आपको कभी दर्द नहीं देता, वह दर्द से बचाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे ज्यादा दर्द देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी सोचा है, अभी इतना ही काफी है, अभी इतना स्ट्रगल क्यों, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। लेखक यहां सीधा सवाल पूछता है, क्या आपने एंजॉय किया या बस खुद को शांत किया? क्योंकि एंजॉय करने के बाद एनर्जी आती है, लेकिन कंफर्ट के बाद लेथर्जी आती है। फर्क सटल है, लेकिन असर जबरदस्त है।
यहाँ एक लाइन आती है जो अंदर तक जाती है, कंफर्ट नेवर आस्क्स हु यू कुड बिकम। इसे सरल हिंदी में समझे। कंफर्ट कभी आपसे यह नहीं पूछता कि आप क्या बन सकते हो, वह बस यह पूछता है, क्या अभी ठीक लग रहा है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि कंफर्ट फ्यूचर ब्लाइंड होता है। वह आज की थकान देखता है, कल की कीमत नहीं। यहाँ एक मेंटल स्टेक साफ दिखता है। अगर आपने कंफर्ट को रेगुलरली चूज किया तो आपके स्टैंडर्ड्स साइलेंटली गिरते रहेंगे और आप खुद को डिसिप्लिन समझते रहेंगे, क्योंकि आप कोई बड़ी गलती नहीं कर रहे होंगे। लेकिन यही सबसे खतरनाक फेज होता है, जब आप गिर रहे होते हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे होते। एक कहानी आती है। एक आदमी है जो पहले बहुत शार्प था, डिसीजंस क्लियर थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम स्टेबल हुई, उसने खुद को ईज देना शुरू किया। थोड़ा खर्च बढ़ा, थोड़ा फोकस घटा, थोड़ा डिसिप्लिन ढीला। कुछ गलत नहीं दिखा, लेकिन कुछ साल बाद उसने नोटिस किया उसकी हंगा चली गई है। लेखक यहां पूछता है, क्या वह फेल हुआ? नहीं, वह कंफर्टेबल हो गया। और यही उसकी असली हार थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी किसी न किसी लेवल पर हंगा को ट्रेड किया है पीस के नाम पर। यहां किताब एक अनकंफर्टेबल सच बोलती है, ग्रोथ और कंफर्ट एक ही समय पर कोएग्जिस्ट नहीं करते। आप या तो बढ़ रहे होते हैं या सेटल हो रहे होते हैं, बीच में कुछ नहीं होता। यह बात सुनना कठोर है, लेकिन पैसा भी यही भाषा समझता है। पैसा मोमेंटम को फॉलो करता है, सेटिस्फैक्शन को नहीं। एक कोट आता है, द मोमेंट यू फील सेटल्ड इज द मोमेंट यू स्टॉप कॉम्पाउंडिंग। इसे सीधी हिंदी में समझिए, जिस पल आप सेटल महसूस करते हैं उसी पल कॉम्पाउंडिंग रुक जाती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि कॉम्पाउंडिंग को हंगा चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, सवाल चाहिए, और कंफर्ट इन सबको शांत कर देता है। अब किताब कोई एक्सट्रीम सलाह नहीं देती। वह यह नहीं कहती कि दुखी रहो, वह बस इतना कहती है, कंफर्ट को डिफॉल्ट मत बनने दो, कंफर्ट को रिवॉर्ड बनाओ, लाइफस्टाइल नहीं। यह सतल फर्क है। आपने भी शायद कभी सोचा नहीं होगा कि कंफर्ट भी डिसिप्लिन मांगता है, लेकिन मांगता है। आप आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप उस काम को चुनते हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन वैल्यूएबल है। आप जल्दी उठते हैं या देर तक फोकस रखते हैं या किसी कठिन कॉन्वर्सेशन से भागते नहीं। वह पल मुश्किल होता है, लेकिन उसी पल आप महसूस करते हैं, मैं गिर नहीं रहा, मैं ग्रो कर रहा हूं। यह जीत लाउड नहीं होती, लेकिन डीप होती है। और यही कंफर्ट आखिरी बार विस्पर करता, हैकल कर लेना। लेखक चेतावनी देता है, कंफर्ट की भाषा हमेशा फ्यूचर टेंस में होती है, और अगर आप उसे सुनते रहे तो आपका फ्यूचर कभी प्रेजेंट नहीं बनेगा। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का, ईमानदारी से बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कितने फैसले सिर्फ इसलिए टाले हैं क्योंकि वे अनकंफर्टेबल थे? क्योंकि अगर आपने यह गिनना शुरू कर दिया तो अगला हिस्सा आपको और भी ज्यादा बेचैन करेगा। वहां किताब बताएगी कि फियर कैसे कंफर्ट से भी ज्यादा पावरफुल ड्राइवर है और आप उसे कितनी सफाई से छुपाते आए हैं। अब यहां बात उस चीज पर आती है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते, डर। सच बताऊं, लोग कहते हैं वे डरते नहीं हैं। वे कहते हैं, मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं रियलिस्टिक हूं, मैं इंपल्सिव नहीं हूं। लेखक यहां बहुत साफ कहता है, फियर रेली दिखता है, वह समझदारी का मास्क पहनकर आता है, और यही उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर फैसले जो आपने सोच समझकर नहीं लिए, वे असल में डर से लिए गए थे। डर कि कहीं पैसे खत्म ना हो जाए, डर कि कहीं लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं फेल हो गए तो वापसी कैसे होगी। लेखक कहता है, फियर आपको रोकता नहीं, वह आपको छोटे, सुरक्षित, सोशली एक्सेप्टेबल फैसलों की तरफ मोड़ देता है, और आप समझते हैं कि आप स्मार्ट खेल रहे हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी मौके को छोड़ते हुए कहा है, अभी सही समय नहीं है। यह लाइन इनोसेंट लगती है, लेकिन लेखक पूछता है, सही समय किसके लिए? आपके ग्रोथ के लिए या आपके डर के लिए? क्योंकि डर हमेशा चाहता है कि आप वेट करें, और वेट करते करते जिंदगी निकल जाती है। यहां एक लाइन आती है जो बहुत क्वाइटली हिला देती है, फियर डजंट स्टॉप एक्शन, इट रीडायरेक्ट्स इट। इसे सरल हिंदी में समझिए, डर आपको एक्शन से नहीं रोकता, वह आपको सेफ एक्शन की तरफ मोड़ देता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि डर लेजी नहीं बनाता, वह बिजी बनाता है। आप रिस्की चीजों से बचकर लो इंपैक्ट कामों में खुद को उलझा लेते हैं। बाहर से आप प्रोडक्टिव दिखते हैं, अंदर से आप स्टक होते हैं। यहां एक मेंटल स्टेक साफ हो जाता है। अगर आपने फियर को पहचानना नहीं सीखा तो आप पूरी जिंदगी प्रिपरेशन में निकाल देंगे। सीखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। और पैसा एक्सिक्यूशन को रिवॉर्ड करता है, इंटेंशन को नहीं। एक कहानी आती है, एक आदमी है जो बहुत पढ़ता है, बहुत समझता है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है वह रुक जाता है। वह कहता है, मुझे अभी और सीखना है। लेखक यहां ब्लंट हो जाता है, और सीखना कभी खत्म नहीं होगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी परफेक्शन के नाम पर एक्शन टाला है। यहां एक कोट आता है, फियर हाइड्स बेस्ट बिहाइंड प्रिपरेशन। इसे सीधी हिंदी में समझिए, डर सबसे अच्छे से तैयारी के पीछे छुपता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रिपरेशन रिस्पेक्टेबल लगती है, कोई आपको लेजी नहीं कहता, लेकिन अगर प्रिपरेशन एंडलेस है तो वह प्रोक्रास्टिनेशन ही है। इसे न मानने का नुकसान, आप हमेशा रेडी टू स्टार्ट रहेंगे, कभी स्टार्टर नहीं बनेंगे।
किताब यहाँ फियर और कंफर्ट को जोड़ देती है। लेखक कहता है, कंफर्ट आपको रोकता है, फियर आपको जस्टिफाई करने देता है। आप कहते हैं, अभी घर की जिम्मेदारी है, अभी मार्केट सही नहीं है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। ये सब झूठ नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये रीजंस हैं या एक्सक्यूजेस जिन्हें डर ने पॉलिश कर दिया है? अब एक सटल शिफ्ट आता है। लेखक कहता है, फियर को हटाने की कोशिश मत करो, उसे प्राइस समझो। हर मीनिंगफुल ग्रोथ की एक कीमत होती है, और उस कीमत का नाम फियर है। अगर किसी रास्ते पर डर नहीं है, तो वह रास्ता आपको कहीं नया नहीं ले जा रहा। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन सच यही है। आप आज डर महसूस करते हैं, दिल तेज धड़कता है, दिमाग रीजंस निकालता है, और पहली बार आप उसे मानते नहीं, बस ऑब्जर्व करते हैं। आप एक्शन लेते हैं, छोटा सा इम्परफेक्ट। वह पल भारी होता है, लेकिन उसी पल कुछ टूटता है। फियर का इल्यूजन। यह जीत क्वायत नहीं होती, यह आपको अंदर से हिला देती है, और यही ईगो फिर खेल करता है। आप सोचते हैं, अब मैं फियरलेस हूं। लेखक चेतावनी देता है, फियरलेस लोग नहीं जीतते, फियर अवेयर लोग जीतते हैं। डर रहेगा, फर्क बस इतना होगा कि अब वह ड्राइवर सीट पर नहीं होगा। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का। ईमानदारी से बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कितने स्मार्ट फैसले सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि वे डर को शांत कर रहे थे? क्योंकि अगर आपने यह देख लिया, तो अगला हिस्सा आपको बिल्कुल नेकिड कर देगा। वहां किताब बताएगी कि पैसा क्यों कभी भी इनफ नहीं लगता, और यह हंगा कहां से आती है। अब यहां बात उस सच्चाई पर आती है जिसे ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते, कि पैसा कभी भी काफी नहीं लगता। और यह इसलिए नहीं कि आप ग्रीडी हैं। सच बताऊं, यह इसलिए है क्योंकि आपने पैसा एक खाली जगह भरने के लिए पकड़ लिया है। लेखक यहां बहुत शांत, ऑलमोस्ट दयालु आवाज में कहता है, पैसा भूख नहीं है, वह बस उस भूख को एम्पलीफाई करता है जो पहले से अंदर है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम मानना चाहते हैं कि बस थोड़े और पैसे आ जाए तो चैन मिलेगा। लेकिन लेखक पूछता है, अगर ऐसा होता तो जिनके पास बहुत पैसा है वे सबसे ज्यादा बेचैन क्यों दिखते हैं? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह इल्यूजन तोड़ देता है कि वेल्थ एंड पॉइंट है। नहीं, वेल्थ एक एम्पलीफायर है। जो अंदर है वह बाहर आ जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा है बस यह माइलस्टोन क्रॉस हो जाए, फिर सब ठीक। लेकिन जैसे ही माइलस्टोन पास आता है, दिमाग अगला मार्का बना लेता है। लेखक यहां साफ कहता है, इनफ कोई अमाउंट नहीं है, वह एक अग्रीमेंट है जो आप खुद से करते हैं, और ज्यादातर लोग यह अग्रीमेंट कभी करते ही नहीं। यहां एक लाइन आती है जो अंदर तक उतर जाती है, इफ यू डोंट डिफाइन इनफ, द वर्ल्ड विल डिफाइन मोर। इसे सरल हिंदी में समझिए, अगर आपने खुद तय नहीं किया कि कितना काफी है, तो दुनिया आपको हमेशा और चाहने पर मजबूर करेगी। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कोई आपसे आगे होगा। और अगर आपकी खुशी कंपैरिजन पर टिकी है, तो आप कभी रिच महसूस नहीं करेंगे। यहां एक मेंटल स्टेक बहुत साफ है। अगर आपने इनफ को डिफाइन नहीं किया, तो आप दो एक्सट्रीम्स में फंस जाएंगे, या तो हमेशा चेस करते रहेंगे या कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। दोनों ही हालत में आप प्रेजेंट खो देंगे, और प्रेजेंट खोने का मतलब है जिंदगी खोना। एक कहानी आती है, एक आदमी है जिसने सब कुछ हासिल कर लिया जो वह चाहता था, लेकिन जब सब मिल गया तो वह खाली बैठा रहा। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या चेस करे। लेखक यहां ब्लंट होता है, उसने पैसा तो कमाया, लेकिन मीनिंग नहीं बनाई। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद सोचा नहीं है कि पैसा किस लिए है, बस कितना चाहिए यह सोचा है। यहां एक कोट आता है, वेल्थ विदाउट पर्पस टर्न्स इनटू एंग्जाइटी। इसे सीधी हिंदी में समझिए, पर्पस के बिना वेल्थ बेचैनी बन जाती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि पैसा आपको ऑप्शंस देता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि उन ऑप्शंस से करना क्या है, तो ऑप्शंस बोझ बन जाती हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप बाहर से सक्सेसफुल दिखेंगे, अंदर से रेस्टलेस रहेंगे। किताब यहां हंगा और एम्बिशन के फर्क पर रोशनी डालती है। लेखक कहता है, एम्बिशन ग्रोथ चाहती है, हंगा वैलिडेशन चाहती है। हंगा कभी सेटिस्फाई नहीं होती, एम्बिशन इवॉल्व होती है। अगर आप पैसा वैलिडेशन के लिए कमा रहे हैं, तो इनफ कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ के लिए कमा रहे हैं, तो एक पॉइंट पर शांति आ सकती है। यह सुनने में फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल है। आप एक पल के लिए खुद से पूछते हैं, अगर कल पैसा रुक जाए तो मैं किस चीज को मिस करूंगा? स्टेटस, प्रेज या प्रोसेस? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जवाब आपको आपकी असली मोटिवेशन दिखा देता है। यहां एक छोटी जीत फिर दिखती है। जब आप पहली बार इनफ की लाइन खींचते हैं, तो डर आता है, लगता है कहीं एम्बिशन मर न जाए। लेकिन कुछ समय बाद आप नोटिस करते हैं, आप कम डेस्परेट हैं, लेकिन ज्यादा फोकस्ड हैं। यह पैराडॉक्स है, और यहीं असली मैच्योरिटी आती है, और यहीं ईगो आखिरी बार रेजिस्ट करता है। वह कहता है, सेटल मत हो जाना। लेखक चेतावनी देता है, सेटलिंग और डिफाइनिंग इनफ में फर्क है। सेटल करना ग्रोथ छोड़ना है, डिफाइन करना ग्रोथ को दिशा देना है। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से का। ईमानदारी से बताइए, अगर आज आपको सब मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो क्या आपको पता है कि रुकना कहां है? क्योंकि अगर नहीं, तो आखिरी हिस्सा आपको वह आईना दिखाने वाला है जिससे आप भागते आए हैं। वहां किताब बताएगी कि असली वेल्थ बाहर नहीं, उस इंसान में है जो आप इस पूरे सफर में बन गए हैं।
और यह स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। अब यहाँ कोई नई तकनीक नहीं मिलेगी, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं, कोई अब यह कर लो वाला फॉर्मूला भी नहीं, क्योंकि आखिरी हिस्सा किसी एक्शन पर नहीं, आपकी हालत पर बात करता है, उस इंसान पर जो आप इस पूरे सफर में बन गए हैं। सच बताऊं, यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग किताब बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां अब छुपने की जगह नहीं बचती। लेखक बहुत शांत होकर कहता है, अगर आप अब भी पूछ रहे हैं कि पैसा कहां है, तो आपने अभी तक यह नहीं देखा कि आप कौन बन गए हैं। पैसा कभी लक्ष्य नहीं था, वह तो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट था उस इंसान का जो डिसिप्लिन, क्लैरिटी, स्टैंडर्ड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सीख चुका है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर कुछ बदले, लेकिन असल में अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है, बस हमने उसे नाम नहीं दिया होता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप अब वही इंसान नहीं हैं जो पहले भागों में था। आप अब एक्सक्यूजेस जल्दी पहचान लेते हैं, कम्फर्ट आपको सस्पिशियस लगता है, बॉर्डम आपको डराता नहीं, एक्सपोज करता है, फियर अब आपको रोकता नहीं, सिर्फ सिग्नल देता है। और सबसे खतरनाक बदलाव, आप अब खुद से झूठ नहीं बोल पाते। यही असली कीमत है। यहां एक लाइन आती है जो बहुत धीरे लेकिन बहुत गहराई से लगती है, द रियल रिटर्न ऑन मनी वर्क इज नॉट वेल्थ, इट्स सेल्फ ट्रस्ट। इसे सरल हिंदी में समझिए, पैसे पर काम करने का असली रिटर्न पैसा नहीं, खुद पर भरोसा है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो पैसा आना जाना मायने खो देता है। आप पैनिक नहीं करते, आप डेस्परेट नहीं होते, आप जानते हैं कि आप फिर बना सकते हैं। यहां एक मेंटल स्टेक आखिरी बार उभरता है। अगर आपने यह सफर सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया, तो आप निराश होंगे, क्योंकि पैसा कभी इनफ नहीं होता। लेकिन अगर आपने यह सफर खुद को मजबूत बनाने के लिए किया, तो पैसा सेकेंडरी हो जाता है। और यही पैराडॉक्स है, पैसा उन्हीं को टिकता है जो उसे पकड़कर नहीं बैठे रहते। एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी है जिसने सब समझ लिया, उसने सिस्टम्स बनाए, स्टैंडर्ड्स तय किए, फियर से दोस्ती की, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसने खुद को विक्टिम मानना बंद कर दिया। वह अब यह नहीं पूछता था कि मेरे साथ ही क्यों, वह पूछता था मैं क्या करूं, और यही सवाल उसे आगे रखता था हमेशा। लेखक यहां ईगो पर आखिरी वार करता है। वह कहता है, आप स्पेशल नहीं हैं, लेकिन आप पावरलेस भी नहीं हैं। यह लाइन दोनों तरफ से चुभती है, स्पेशल नहीं है तो एंटाइटलमेंट खत्म, पावरलेस नहीं है तो बहाना भी खत्म। अब आप कहां खड़े हैं, यह पूरी तरह आपके चॉइसेस पर है, और चॉइसेस अब अनकॉन्शियस नहीं रहे। यहां कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं है, कोई फायरवर्क्स नहीं, बस एक शांति है जो थोड़ी भारी है, क्योंकि अब आप जानते हैं, आप अनजान नहीं थे, आप अवॉइड कर रहे थे। और यह मान लेना आसान नहीं होता, लेकिन यही एक्सेप्टेंस फ्रीडम देता है। जब आप ब्लेम छोड़ते हैं, तो कंट्रोल आता है, और कंट्रोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वेट, लेकिन वही वेट आपको ग्राउंडेड रखता है। अब एक आखिरी कोट आता है, शायद सबसे खतरनाक, मनी चेंजेस लाइव्स ओनली आफ्टर इट चेंजेस द पर्सन। इसे सीधी हिंदी में समझिए, पैसा जिंदगी तभी बदलता है जब वह पहले इंसान को बदल चुका हो। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि बिना बदले इंसान के हाथ में पैसा सिर्फ एम्पलीफाई करता हेडर, ईगो, इनसिक्योरिटी, लेकिन बदले हुए इंसान के हाथ में पैसा क्लैरिटी बन जाता है। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आप समझते हैं, यह किताब पैसा सिखाने के लिए नहीं थी, यह आपको नग्न करने के लिए थी, आपकी आदतों के सामने, आपके स्टैंडर्ड्स के सामने, आपकी पहचान के सामने। और अगर आप अब भी अनकंफर्टेबल हैं, तो इसका मतलब यह किताब अपना काम कर चुकी है, क्योंकि आखिरी सच यही है, आपकी फाइनेंशियल हालत कभी भी आपकी इनकम से बड़ी समस्या नहीं थी। वह हमेशा आपकी टॉलरेंस, आपकी आइडेंटिटी और आपकी चॉइसेस का नतीजा थी। और अब जब आप यह जानते हैं, तो एक सवाल बचता है, अब जब आपको दिख गया है कि आप कौन बन चुके हैं, क्या आप सच में वापस पुराने वर्जन में जाना चाहेंगे?